एवरीवन, मैं रंजित कुमार स्टडी 82 पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने जेल प्रहरी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं हिंदी के। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जो नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रस की निष्पत्ति किससे होती है या किससे हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं रस के बारे में। तो रस जो है उसको भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी है। बात करते हैं स्थायी भाव की, तो स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भाव 9 है। विभाव 2 हैं। विभावों की संख्या 2 हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बात करते हैं अनुभाव की, तो अनुभावों की संख्या 8 है और संचारी भाव इनकी संख्या 33 है। रस जो कि इसका मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा गया है। और रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना गया है। और रस के अवयव या अंग, इसके 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी। इसी को भी संचारी को ही व्यभिचारी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊन, ऊष्ट, ऊंचा और उल्लू। तो तत्सम शब्द इनमें से ऊष्ट है। अब ऊष्ट क्यों है? बाकी ये ऊन जो है ये तद्भव है, ऊंचा भी तद्भव है और उल्लू भी तद्भव है। अब ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का मतलब होता है के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्ट। ऊष्ट यानी होता है ऊँट, और ऊँट तद्भव शब्द है और ऊष्ट एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ऊष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, अम और आहा। तो आयोग व वर्ण जो होते हैं वो है अम और आहा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अम और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ 2 सवर्ण मिलते हैं वहाँ संधि होती है। कभी कभी क्वेश्चन में सीधे इसी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गुण, यण, दीर्घ और व्यंजन। तो जहाँ 2 सवर्ण मिलते हैं उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा दीर्घ संधि। यदि आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना, ताकि मैं इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पर वीडियो बना सकूं। तो आगे क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तत्सम और तद्भव देखना है। तो बात करते हैं मास। मास एक तत्सम शब्द है, महीना एक तद्भव शब्द है, भ्रमर एक तत्सम शब्द है, भौरा उसका तद्भव है। महिष ये एक तत्सम शब्द है, महिष का भैंस हो जाता है वो होता है तद्भव में। बच्चा पूर्वी, पूर्व और पूर्वी, तो यही अशुद्ध होगा, पूर्व और पूर्वी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगा, पूर्व, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ये वर्णमाला से क्वेश्चन लिया गया है। अधिकांश इस एग्जाम में 1 या 2 नंबर के वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है तालव्य, नासिक, मूर्धन या दंत। तो टा वर्ग जो है वो मूर्धन से उच्चारण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मूर्धन। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण में 2 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋषि होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, जो दिया गया है बॉक्स में, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, त, थ, न, प, फ, ब, ड, ढ, ये सभी स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 11 लव है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन कौन से नहीं है। तो 11 लव जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, स,
श और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। बच्चे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छ, त्र, ग, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। और आगत ज और फ, जा के नीचे जो बिंदी लगी रहती है, फा के नीचे जो बिंदी रहती है, इसको ज और फ पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वर की। स्वर ये है ये स्वर है आ, अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार बताया आपको, अम और आहा, ये अनुस्वार हैं। और ये का वर्ग में का, ख, ग, घ, इंग, ये सभी का वर्ग है और इनको सबको कंठ से बोला जाता है। च, छ, ज, झ, न, ये च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, न, ये टा वर्ग है। प, फ, भ, भ, म, ये प वर्ग है। अंतस व्यंजन अभी बताया था आपको, यरलव है। उस व्यंजन ये है। आगत, जिन शब्दों के नीचे ये बिंदी लगी रहती है उनको सबको आगत वर्ण कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या ये है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ अलंकार। ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। बात करते हैं अलंकारों की। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक और अलंकार है, उसको बोलते हैं अपन उभय अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति, ये जो सब हैं वो शब्द अलंकार हैं। अर्थ अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशोक्ति, उपम्योपमा और भ्रांतिमान, ये सभी अर्थ अलंकार हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं कि ये कौन सा अलंकार है या कौन सा अर्थ अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? लिखा क्या है? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति। अभी बताया था मैंने, विभाव हो, अनुभाव हो, व्यभिचारी हो, ये सब आचार्य भरत ने अपनी परिभाषा में कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य भरत। आचार्य भरत ने इस परिभाषा, जो परिभाषा है, यह आचार्य भरत जी ने दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं। अभी बताया आपको, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का संबंध श्रय धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। बताया था मैंने आपको कि भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। भरत मुनि लिखा है कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। बात करते हैं, रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी या व्यभिचारी। अब बात करते हैं रस के प्रकार, इनके स्थायी भाव। इनके स्थायी भाव हैं श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय, भीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का निर्वेद, वत्सल का वात्सल्य और भक्ति रस का भगवद विषयक या रति अनुराग। अब बात करते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य में 9 रसों को मान्यता दी है। इसके पश्चात आचार्यों ने 2 और रसों को मान्यता दी है, वत्सल रस और एक भक्ति रस। इस प्रकार कुल 11 रस हैं। आचार्य के अनुसार वैसे 9 रसों की मान्यता दी गई है। तो ये आप स्थायी भाव इनके अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आप इसके बारे में डिटेल्स चाहिए आपको तो मैं रस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द समूह को, वर्णों के आकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा।
अब बात करते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बात करते हैं उसके भेद की, तो उसके भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट होगा, 5 भेद है। और वो कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद हैं। आगे चलते हैं। जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान होता है वह कहलाता है। पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान होता है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, और एक होगा कर्मधारय समास। तो ये 6 भेद हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अवयवी भाव समास, हाँ, प्रश्न क्या था कि किस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो। अब इनके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। समास में 2 पद शब्द होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल जो है वो उत्तर पद है। बात करते हैं अवयवी भाव समास की। अवयवी भाव समास में जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, कौन सा प्रथम पद प्रधान होता है, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यशामति, बेमतलब, अनुरूप और प्रतिदिन। नोट है जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। कैसे? प्रतिदिन, दिनों दिन, रातों रात, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो अवयवी भाव समास जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद मतलब दूसरा, जैसे कि 2 शब्दों पीछे वाले को हम दूसरा पद बोलते हैं, और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप भी इसमें हो जाता है। बात करते हैं राजकुमार। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। रचनाकार मतलब रचना को करने वाला, रचनाकार। गंगा जल, गंगा का जल, भय मुक्त, भय से मुक्त। ये सभी एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं। बात करते हैं कर्मधारय समास, जिसमें समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, और उसमें अथवा या उपमान या उपमेय का भी संबंध होता है। ये इसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। नीलगाय, नीलकमल, चरण कमल और चंद्रमुख। तो इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। इसका प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और इससे समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए त्रिरत्न, पंचकुटी, त्रिलोक, चौराया, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह आता है। जैसे कि माता पिता, बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है योजक चिन्ह है, हाइफन, रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन, सुबह शाम, सुबह और शाम। बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं, दोनों खंड मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र में भगवान शंकर जी हैं, तो इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। चक्रपाणि अर्थात भगवान विष्णु, जिनके हाथों में चक्र हो उनको भगवान विष्णु कहते हैं। तो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हम, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग जो शब्द के आगे जोड़ता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यय। जो अंत में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। ऑप्शन दिए गए हैं, बीभत्स रस, अद्भुत रस या भयानक रस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अद्भुत रस। एकदम से हम आश्चर्य हो जाएं उसको हम अद्भुत रस कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अद्भुत रस। बात करते हैं फिर आगे है क्वेश्चन, च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है दंत, तालव्य, ओष्ठ और कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तालव्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा तालव्य। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द एक विपरीतार्थक नहीं है, विपरीत नहीं है? बात करते हैं अनाथ और सनाथ। दूसरा है
आदि और अंत, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, आदि और अंत। और अग्रज और अनुज, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। बचे अर्ध और अपूर्ण, ये पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्ध और अपूर्ण। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, जिसका कथन क्या है? किसका कथन है ये? अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, मैथिली शरण गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि मुख मानो मधुर मयंक में अलंकार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और प्रतीप अलंकार। हरि मुख मानो मधुर मयंक, यहाँ कीवर्ड मानो है। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के देना, मैं इसकी ट्रिक दे दूंगा आपको। ये जो मानो लिखा हुआ है यहीं से पता चलता है कि कौन सा अलंकार है। तो मानो है, इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इसके बारे में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु हो, जनु हो, मेरे हो, जानते हो, मनऊ हो, मानो हो, निश्चय हो, ये आदि शब्द आते हैं, वो शब्द वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर बताया है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। इसमें कीवर्ड है ये जनु दिया हुआ है, इससे पता लग सकता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बटोही का पर्यायवाची क्या होगा? बटोही का पर्यायवाची होगा ऑप्शन फर्स्ट यात्री, रात्रि, सहयात्री या पथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यात्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होगा यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत, जवाहर, माणिक, ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है कंचन, हरिप्रिया, चंचला और मणि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणि। मणि इज करेक्ट आंसर, मणि। ये सभी मरकत, जवाहर, माणिक के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की खलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर, भेद, आत्मा या भाषा। तो इसको कहा जाता है आत्मा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है वर्ण। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वनाम, संधि, संज्ञा, क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? दिया है ऑप्शन दूर, समीप, मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समीप। उपसर्ग में उप का मतलब होता है समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कहते हैं 2 वर्णों के मेल को, 2 पदों के मेल को, 2 व्यंजनों के मेल के, 2 स्वरों के मेल को। तो ये समास कहते हैं 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तद्भव शब्द कहते हैं संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, क वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो? तो क वर्ण की पहला ऑप्शन है कंठ, कंठ, दंत, तालव्य या ओष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप मुक्त में समास है। ऑप्शन है करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट होगा। पाप से मुक्त, अपादान मतलब, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को अलग करना, उसको हम अपादान में लेते हैं। तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से अलग हो रहे हैं, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं या शोटा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलंकार। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। यदि मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको ऐसा लगता है कि
आपको कोई किसी हिंदी किसी सब्जेक्ट पर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों।